हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके भी जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? तो कब, किस डेट में सबसे पहले जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो लोगों में फैला या पूरे यूरोप में फैला? तो सबसे पहले ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही फैला था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कौन सा डेट था आप मुझे बताइए। 1787, 1759, 1789 या 1769? कौन सा इसका राइट डेट है आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो करेक्ट डेट है वो है 1789। इसके बाद से ही पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म का फीलिंग था वो फैला। ठीक है, तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री बिकम फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट्स इन यूरोप इन द ईयर 1789? पहला वाले क्वेश्चन के साथ ये कनेक्ट है। 1789 में कौन सा कंट्री जो था वो पूरी तरीके से मतलब फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट, अपना एक पूरा स्टेट बना चुका था? कौन सा एक मात्र ऐसा कंट्री था? तो वो था हमारा फ्रांस। कौन था? फ्रांस। जो मैंने अभी आपको कहा, फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, वही था। ठीक है, बाकी जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन नहीं होगा। Which among the following language is written and spoken in Paris and further accepted as common language of the nation? और क्या कहा गया कि पेरिस में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है और लिखा जाता है और उसे ही बाद में एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया गया। अब पेरिस क्या, फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, तो वहां कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन? कौन सा बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जिसका भी आंसर आपको पता हो पहले कमेंट में आप बता दीजिए, जैसे कि आपका इसमें एक रिवीजन सेशन भी चल जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है, पूरे फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, रिटेन के लिए और स्पोकन दोनों के लिए ही, और इसे ही नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच न्यूली डिजाइंड फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस? तो पहले फ्रांस में क्या किया जाता था? रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग का यूज किया जाता था। फ्लैग तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, इसका यूज किया जाता था। तो इसको बदल के कौन सा बाद में यूज किया जाने लगा? कौन सा फ्लैग? तो ये यूनियन जैक था, ट्राई कलर था, रेड क्रॉस था या व्हाइट स्टार था? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ट्राई कलर ही रिप्लेस कर दिया था रॉयल स्टैंडर्ड को। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो फ्रांस में पहले रॉयल स्टैंडर्ड था, अब ट्राई कलर यूज होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मेड द होल सिस्टम इन फ्रांस मोर रैशनल एंड एफिशिएंट? तो जो पूरा सिस्टम था फ्रांस का, उसको तीन चारों रिफॉर्म में से कौन से रिफॉर्म ने पूरे तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था और एक अच्छा बना दिया था? क्या वो सोशल रिफॉर्म था, पॉलिटिकल रिफॉर्म था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था या इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स था? कौन सा रिफॉर्म था मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो उसका राइट आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के कारण पूरे फ्रांस का जो सिस्टम था वो रैशनल और इफिशियंट बहुत अच्छा हो चुका था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बदले ये बहुत ज्यादा फ्रांस अच्छा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? कौन से इन चारों में रेवोल्यूशन में से कहा जाता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा गया था? ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 में भी डिस्कस किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स? कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जिसके बाद से क्या हुआ था, पूरे यूरोप में जो था नेशनलिज्म का फीलिंग धीरे धीरे स्प्रेड करने लग गया एक। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा एक था। उसका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियन कोड? इन चारों में से कौन सा नेपोलियन कोड का मतलब हिस्सा नहीं है? टोटल नेपोलियन कोड में 3 हिस्से थे या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया गया था, जो कौन सा डेट में किए थे? 1804 में नेपोलियन कोड के बारे में डिस्कस किया गया था। क्या था? पहला बात जो था, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। हर आदमी जो होगा लॉ के सामने एक होगा, चाहे वो कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, कोई भी गरीब क्यों ना हो, वो लॉ के सामने इक्वल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि क्या हुआ था कि हर 18 साल से उम्र, तब 21 साल था जिसे बाद में चेंज कर दिया गया, 21 की उम्र के जो भी ऊपर के एज के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बाद भी जो था नेपोलियन कोड में कहा गया था। तो जो कौन सा बात नहीं किया गया था? नो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के आधार पे कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे आप राजा का बेटा क्यों ना हो, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात नहीं किया गया था नेपोलियन कोड में। तो इसका जो इसमें से क्या कहा गया है कि नॉट द फीचर, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये फीचर नहीं है, बाकी 3 जो है फीचर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रीजन वाज रूल्ड
ओवर बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा कौन से इलाकाओं में राज किया गया था, ये आपके चैप्टर 1 में क्लियरली लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन जो रीजन था उसमें क्या किया था, हैब्सबर्ग एम्पायर पूरी तरीके से अपना पावर, अपना प्रभुत्व जमा के रखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा बाकी भी जो सीरीज है वो दूसरी तरफ चल रहा है, जिसमें हम पिक्चर बेस्ड या अदर टाइप के क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सारे वीडियो का लाभ हमारे प्लेलिस्ट में जाके उठा सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहकर। ठीक है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से आपको करेक्टली कौन सा मैच किया हुआ है उसको आपको मिलाना है। ऑटो वन बिस्मार्क, ये जर्मन के थे, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो जर्मन के थे, वहां के कौन थे, ये चीफ मिनिस्टर थे जर्मन के। ठीक है, उसका नेपोलियन, ये क्या है, सही है, नेपोलियन जो थे स्पेन के थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें क्या कलेक्टिव मैच पेयर कौन सा है उसे हमें मिलाना है। गुइसिप गैब्रियाल्डी, ये क्या फ्रांस के थे, नहीं ये इटली के थे। और उसके बाद बर्बन किंग, ये कहाँ के थे बर्बन किंग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए तो बर्बन किंग कहाँ के थे, इटली के नहीं थे। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि बर्बन किंग कहाँ के थे। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑटोवन बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के थे, जर्मन के थे, ये राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, उसका हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग प्रिवेलिंग इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप। यानी कि ईस्टर्न साइड में और सेंट्रल यूरोप में, ये यूरोप पकड़ लीजिए, तो इसका ईस्टर्न साइड और सेंट्रल में जो लैंड होल्डिंग रखते थे उन्हें हम क्या बोलते थे। लैंड होल्डिंग यानी लोगों के पास जो जमीन रहते थे उसे हम क्या बोलते थे, टीनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, वास्ट स्टेट्स या स्मॉल ओनर। तो इसका राइट आंसर होगा वास्ट स्टेट्स हम बोलते थे जो लैंड होल्डिंग रखते थे ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या लिखा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। इसमें से कौन सा आइडिया जो है लिबरल नेशनलिज्म जो था उसके बारे में अच्छी तरीके से ये बताता है। तो इस चारों को हम पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस के बारे में कहा गया था, स्टेट प्लान्ड एंड सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया गया था, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया था, या सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म के बारे में बताया गया था। तो जो मेन था लिबरल नेशनलिज्म का इन 19th सेंचुरी में वो था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बारे में बात किया गया था कि हर एक आदमी को फ्रीडम मिलेगा और लॉ के सामने हर एक आदमी सेम होगा। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म की बात किया गया था। लिबरल लोग वो लोग होते थे जो फ्रीडम के बारे में, लिबर्टी के बारे में बात करते थे, एक ऐसा देश जिसमें हर आदमी सेम हो। इस तरीके की विचारधाराएं रखने वाले लोगों को हम लिबरल थिंकिंग या लिबरल लोग कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When France sneezes, जब फ्रांस चीखता है, the rest यूरोप कैचेस कोल्ड, पूरे यूरोप को ही ठंड लग जाती है। Who among the following said the popular line, ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है। इसको किसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को ठंडा लग जाता है? तो गुस्सिप मजीने ने कहा था, मेटरनिक ने कहा था, ऑटोबन बिस्मार्क ने कहा था, या ग्यूसेप गैब्रियाल्डी ने कहा था? इसका राइट आंसर आप मुझको बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा मेटरनिक ने कहा था, जो कहा क्या थे, चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक इनका पूरा नाम था। उसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से आपको गलती वाला खोज के निकाला। जहां भी इनकरेक्ट का बात हो उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाकी आपको जो 3 लाइन लिखे होंगे वो बिल्कुल ही करेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1845। तो ये बात क्या सही है, ट्रीटी ऑफ वियना क्या 1845 में हुआ था? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ था वो हुआ था आपका 1815 में। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। बाकी हम देख लेते हैं ऑप्शन को जो सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सार्डिनिया पेडिमोंट्स वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। तो प्रिंसली हाउस के द्वारा सार्डियन पिडमोंट को क्या कंट्रोल किया जाता था? एकदम सही है। विक्टोरिया इमैनुअल टू वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यूनाइटेड इटली जब बना था, यूनिफिकेशन हो चुका था, तो उसके इसको ही राजा बना दिया गया था, विक्ट्री इमैनुअल टू को। इसको याद रखिएगा, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स इन यूरोप। तो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का जो फीलिंग था ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर चुका था, लोगों के अंदर इस भावना बहुत ज्यादा ये भर चुके थे। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत है। ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1845 में नहीं हुआ था, 1815 में हुआ था। इन सारे छोटे छोटे पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन आपका यही इम्तिहान लेगा कि आप कितने डीपली इस चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आइडियाज प्रमोटेड बाय द मजीनी। मजीनी के द्वारा इनमें से कौन सा आइडिया को उन्होंने प्रमोट किया था? क्या कहा था प्रमोट?
देख लेते हैं कि करके। ऑपोजिशन टू मोनार्ची यानी कि राजा के खिलाफ एंड सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और डेमोक्रेसी को वो इंपॉर्टेंस दे, इस तरीके की बात कहा था। उसका दूसरा देख लेते क्या है। टू एस्टेब्लिश लिबरल एंड फ्रीडम अंडर मोनार्ची, क्या हमको लिबर्टी फ्रीडम चाहिए और लिबर्टी चाहिए क्या मोनार्ची के अंदर? तो ये बात तो बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा था। डिसइंटीग्रेशन द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू 39 स्टेट, जर्मन कन्फेडरेशन को 39 स्टेट में बांट दिया जाए, इस तरीके की बात कहा था, ये भी नहीं कहा था। सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप, जो मन में आए ना छाप सके या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना छाप सके, इस तरीके की बात के बारे में उन्होंने कहा था। बुक्स प्लेस एंड सॉक, इसका मतलब ये बताया गया कि गुस्सिप मजीनी के द्वारा इन सारी चीजों के ऊपर बैन लगा दिया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। वो क्या थे? वो सेंसरशिप के खिलाफ थे, यानी कि लोगों को अपने बातों का, जो क्या बोलना चाहते हैं उसको पूरे तरीके से बोलने का अधिकार था। तो इसका पहला आंसर जो होगा ये सही है, ऑपोजिशन टू मोनार्च। वो ऑपोजिशन करते थे मोनार्च का, राजा का, एंड सपोर्ट टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का वो सपोर्ट करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। मजीनी के द्वारा कहा हुआ था, ठीक है, जो इटली के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने किया था यूनिफिकेशन के लिए या बाकी उनके डेमोक्रेसी के लिए। द नेशनलिस्ट ग्रीक गॉट सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप नेशन, तो जो कौन थे नेशनलिस्ट ग्रीक के, जो नेशनलिस्ट थे जो लड़ रहे थे, उनको वेस्ट यूरोप का जो था वेस्टर्न साइड का क्यों हेल्प मिला, यानी कि यूरोप पकड़ लीजिए, इसका वेस्टर्न साइड का क्यों हेल्प मिला? कारण क्या था? दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर, क्या वो मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही था, सब लोग ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया? ग्रीक के लोगों का साथ दिया। दे हैड सिंपैथी फॉर ग्रीक एंशियंट ग्रीक कल्चर, क्या उनका जो सिंपैथी था वो एंशियंट ग्रीक कल्चर को वो लोग बहुत पसंद करते थे या उसको इंपॉर्टेंट देते थे? तो ये बात भी सही है, तो उनका सिंपैथी था, ठीक है। ग्रीक वॉज कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोप सिविलाइजेशन जितने भी हो उसमें ग्रीक का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से वो ग्रीक के लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। तो ये तीनों बात जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, जिसमें क्या था, इसी वजह से नेशनलिस्ट जो थे ग्रीक के, उनको सपोर्ट मिला वेस्ट यूरोप नेशनल नेशन का, जितने भी बड़े बड़े नेशन थे यानी कि इंग्लैंड, आसपास के जितने भी वहां पे कंट्रीज थे उन्होंने साथ दिया, ठीक है। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्ड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो या इस क्वेश्चन में से किसी भी चीज के बारे में, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चनों का, आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना 1850, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में, इसमें से किन इन चारों में से कौन से बात को मान्यता नहीं दिया गया था या इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है रेस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी। तो ये बात ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में जो कहा गया था, ये कहा गया था, ये सही था कि उसमें ये बात किया गया था कि फ्रांस से हम नेपोलियन को हटा देंगे और बर्बन डायनेस्टी को फिर से वहां पे वापस ला देंगे, ठीक है, जो पहले वहां पे था, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेटिंग अप सीरीज ऑफ स्टेट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के बाउंड्री में हम बहुत सारे स्टेट को अलग अलग कर देंगे जैसे कि ये फिर से बड़े ना हो पाए, ठीक है। साथ साथ क्या लिखा था? रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची, मोनार्ची वहां पे राजा का शासन फिर से ला देंगे, ये बात भी कहा गया था। तो ये आखिरी वाला जो बात है, डायल्यूशन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, ये बात जो था ये ट्रीटी ऑफ वियना में नहीं कहा गया था, बाकी ये तीनों कहे गए थे, इनको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जो कि 2020 में आया भी था, आपके सैंपल पेपर में दिया गया था सीपीएससी के द्वारा जो अपलोड किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में जो हुआ था, इसमें से कौन सा उसका रिजल्ट नहीं था? द किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड्स वाज सेट अप इन द नॉर्थ, तो ये बात हुआ था, हाँ ये बात बिल्कुल सही था। ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन कंट्रोल द नॉर्दर्न इटली, तो ऑस्ट्रेलिया को भी नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था, ठीक है, ये भी सही था। प्यूरेशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटोरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, तो प्यूरेशिया को भी बहुत सारे न्यू फ्रंटियर सब जो थे उनके वेस्टर्न साइड में दे दिया गया था। रशिया वाज गिवन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, तो ये रशिया वाज गिवन जर्मन कन्फेडरेशन जो था ये बात नहीं कहा गया था ट्रीटी ऑफ वियना में, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बिना हिचकिचाए मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या लिखा है? द मेन फंक्शन ऑफ द प्यूरेशिया जोल्वेरियन, का क्या मेन फंक्शन था? जो प्यूरेशिया में जोल्वेरियन था तो उनका मेन जो काम था, एबोलिश टैरिफ बैरियर्स जो लग रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था उसे हटा दिया गया था, और साथ ही साथ जो जोल्वेरियन का ये भी उन्होंने ये भी किया था कि वहां पे बहुत सारे अलग अलग करेंसी का यूज होता था, बहुत सारे करेंसी, तो इनसे क्या होता था, ट्रेड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था प्यूरेशिया वाला इलाका जो जर्मनी का था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी बहुत सारे जो कॉइन्स थे अलग अलग एक्सचेंज के लिए यूज होते थे उसे बंद किए, ओनली दो को छोड़ दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने टैरिफ बैरियर को भी बंद किया था, जिससे कि बिजनेस जो था
बहुत ज्यादा प्यूरेशिया वाला इलाका में फैला था, उसे हम बोलते थे प्यूरेशियन जोल्वेरियन, याद रखिएगा अच्छे से। ब्लैंक, ये क्वेश्चन नंबर गलती हो गया, 19 होगा, सब थोड़ा क्वेश्चन नंबर यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते क्या लिखा है, वाज इनकॉर्पोरेटेड ब्लैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड विद द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 जो हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन, इसके तहत इंग्लैंड के साथ कौन सा देश को शामिल कर लिया गया था? तो ये इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को क्या किया था, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत 1707 में इंग्लैंड के साथ शामिल कर लिया गया था, और ये क्या बन गया था, यूनाइटेड किंगडम का रूप इसे नाम दे दिया गया था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इसी समय पड़ा था 1707 में, जब स्कॉटलैंड को उसके साथ इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया था। उसका क्या था, व्हेन आयरलैंड वाज फोर्सिबली, और उसके बाद आयरलैंड जो था उसको भी फोर्सिबली मिला लिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। अभी यूनाइटेड किंगडम में कौन था, मैंने बताया स्कॉटलैंड था और साथ साथ इंग्लैंड था, और उसके बाद और आयरलैंड को भी फोर्सिबली मिला लिया गया। किस ईयर में आपको ये बताना है, 1798 में, 1801 में, 1800 में, या 1799 में? अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1801 में मिला लिया गया था आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? 1871 के बाद कौन सा इलाका जो था यूरोप का जो सबसे टेंशन के कारण था, जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, तो वो कौन थे, बाल्कन्स थे, रोमानियंस थे, ब्रिटेन या जर्मनी था, कौन सा होगा? तो सबसे जो यूरोप का टेंशन वाला इलाका था, ये यूरोप पकड़ लीजिए, तो इसका साउथ ईस्टर्न साइड जो था ये बाल्कन्स का था, ये वाला इलाका जो था बहुत टेंशन का था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच कंट्री बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस? तो किस नेशन ने सबसे पहले लैंग्वेज का यूज किया एक वेपन के रूप में, जो कि बहुत ही अच्छा उनके लिए क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ये वेपन का काम किया था, ठीक है। तो प्यूरेशिया, पोलैंड, हंगरी एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा था, पोलैंड ने अपना पॉलिश लैंग्वेज का यूज करके एक वेपन के रूप में यूज किया अपने लोगों को एक करने के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छा लड़ा, और बाद में क्या मिला इन्हें, डेमोक्रेसी मिला। Who among the following was proclaimed as the first German emperor in 1871? कौन जो था अपने आप को सबसे पहला जर्मन एम्पेयर घोषित किया था इन चारों में? विलियम वन, विलियम टू, फेडरिक विल्हेम वन या फेडरिक विल्हेम फोर्थ, कौन था इसमें? जल्दी से मुझे ऑप्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम वन। सो जब जर्मन 1871 में जब यूनिफाइड हुआ, तो विलियम वन, इनका पूरा नाम था केसर विलियम वन, इनको ही वहां का हेड बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फॉर्म ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? किसने यंग इटली बनाया था? ठीक है, ये सीक्रेट सोसाइटी था जो बहुत लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग को जगाने के काम, या बाकी जो भी नेशनलिज्म के लिए जो काम करने पड़ते हैं, ये काम बहुत करता था ये ग्रुप। तो ये कौन बनाया था यंग इटली? तो ये बनाया था ग्यूसेप मजीनी ने, ठीक है, जो इटली के यूनिफिकेशन में एक मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था। साथ ही साथ गैब्रियल्डी ने भी प्ले किया था, और केवर, इन तीनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, केवर्स कंट्रीब्यूशन टू इटालियन यूनिफिकेशन वाज, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो उनका कंट्रीब्यूशन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। डिप्लोमेटिक अलायंसेस विद फ्रांस के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए थे 1859 में, एंड स्ट्रेंथनिंग द सार्डियन एंड पिडमॉन्ट। तो मैं थोड़ा सा इटली के बारे में बता देता हूँ। इटली जो था ये बहुत एक बड़ा इलाका था, बट ये छोटे छोटे किंगडम से बढ़ गया था, ठीक है, 7 ऐसे बड़े किंगडम से बढ़ गया था, और एक जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था सार्डियन एंड पेडिमोंट्स, ठीक है, जो इटली का जिसमें जितने रूलिंग क्लास थे वो लोग यहाँ पे ही चलाते थे शासन व्यवस्था। तो इसको स्ट्रेंथ करने के लिए डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ बनाया था केवर्स ने, जो कि बाद में सार्डियन पिडमॉन्ट स्ट्रांग हुआ और आस्ते आस्ते करके पूरे इटली को यूनिफाइड कर दिया, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे सार्डियन पिडमॉन्ट ये जो जगह था, बढ़ते बढ़ते उन्होंने रोम को भी अपने कैप्चर में कर लिया। मैं ये डेट आपको लिखा देता हूँ, 1871 में। इस डेट को अच्छे से याद रखिएगा, जब रोम इटली में शामिल हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अपने 31 को देखते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन द मिड 18th सेंचुरी? तो मान लीजिए कि मिड 18 जो आपका आता है 1740 से लेकर 1760 या 1770 के बीच का जो पीरियड होता है उसे मिड हम 18th सेंचुरी कहेंगे। तो उस समय यूरोप में जो था मेन ऑक्यूपेशन क्या था? ट्रेड एंड कमर्स, पीजेंट्री, क्राफ्टमैनशिप, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देता हूं इसका क्या होगा, इसका ट्रेड और कमर्स, ये राइट आंसर होगा। जो मिड 18th सेंचुरी में सबसे ज्यादा जो यही लोग वहां पे काम कर रहे थे, ट्रेड और कमर्स कर रहे थे, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। सब लोग इंडस्ट्री के तरफ ज्यादा होड़ में थे कि कौन
देश ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बना सकता है, जैसे कि उनको लगता था कि इंडस्ट्री ही डेवलपमेंट का एकमात्र साधन है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेड और कॉमर्स उस समय सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। हम आपसे कुछ अलग क्वेश्चन के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन या पिक्चर बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके का वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते जरूर रहें। जय हिंद, जय भारत।